ट्रंप हैंड्स अप, ईरान कीप इट अप। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ अब सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य ऑपरेशन को फिलहाल रोकते हुए सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है और यह फैसला सीधे तौर पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया। ट्रंप ने बयान में कहा कि ईरान इस वक्त अंदरूनी अस्थिरता और नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की ओर से यह आग्रह किया गया कि कुछ समय के लिए हमले रोके जाएं ताकि ईरान एक साझा और ठोस प्रस्ताव तैयार कर सके। इस अपील को स्वीकार करते हुए अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई पर अस्थायी विराम लगाया है, लेकिन साथ ही अपनी सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा है। यानी साफ है, बंदूकें भले कुछ समय के लिए शांत हुई हों, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए आर्थिक और समुद्री नाकेबंदी जारी रखी है। यह रणनीति साफ तौर पर प्रेशर एंड नेगोशिएशन मॉडल पर आधारित है, जहां एक तरफ बातचीत का रास्ता खुला रखा गया तो दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन भी जारी है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सीज फायर अनिश्चित समय के लिए है। जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस प्रस्ताव नहीं देता और बातचीत किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का भू राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान इस मौके का फायदा उठाकर कोई ठोस प्रस्ताव देगा या फिर यह अस्थायी शांति एक बड़े और विनाशकारी युद्ध का सिर्फ ट्रेलर साबित होगी। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा सर जुड़ चुके हैं। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी है। विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत दिनेश सर आपके ही साथ करूंगी। देखिए, डेली इसी विषय पर और इसी समय चर्चा हो रही है और कल इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी थे और उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि सीज फायर को आगे बढ़ा दिया जाएगा और वही हुआ है। ट्रंप ने बयान दे दिया है कि सीज फायर अभी जो है वो बढ़ा दे रहे हैं। हालांकि उन्हें सेना को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है कि बंदूकें भले ही शांत है लेकिन अलर्ट मोड पर हम हैं। तो क्या संकेत है सर इसका, सीज फायर का आगे बढ़ा देना? अब आगे बातचीत भी होगी सीज फायर के बाद सर? सर आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। शिवांगी जी, ये जो अमेरिका का सीज फायर को एक्सटेंड करना है, ये इस बात को दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना डील करने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं। ये एक प्रकार की बड़ी अजीब सी और हास्यास्पद किस्म का बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनके फील्ड मार्शल के अनुरोध के ऊपर जो है वो इस सीज फायर को बढ़ा रहे हैं और ईरान को समय दे रहे हैं कि जब तक कि उनका कोई सॉलिड प्रपोजल बातचीत के लिए नहीं आ जाता। तो ये है पृष्ठभूमि इस सीज फायर को बढ़ाने की। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर का जो घटनाक्रम था, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेटमेंटें दे रहे थे कि मैं सीज फायर को नहीं बढ़ाऊंगा और हमारा जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद में बातचीत करने के लिए जा रहा है, और अब जो है ईरान की तरफ से जब सीज फायर बढ़ाने के बाद का जो रिस्पॉन्स आया है, उनका एक बहुत ही हार्श और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि एक लूजर कंट्री जो है वो हमें किसी प्रकार की शर्तें नहीं रख सकता बातचीत करने के लिए। जब तक कि हार्मुज के से नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो आज की स्थिति में और इस समय जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ईरान के स्टैंड के अंदर क्या बदलाव आया, वो तो सीज फायर को के बढ़ाने की अवधि से पहले भी वो ये कह रहा था कि नाकाबंदी हटाइए। अमेरिका कहता था कि हम नाकाबंदी नहीं हटाएंगे। तो अब इसमें क्या बदलाव आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सीज फायर दिया है? देखिए मैडम, अभी तक जो था दुनिया को एक प्रकार का परसेप्शन था कि अमेरिका ने ये टैक्टिकली जो है इस युद्ध को जीत लिया है, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत
हद तक जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जितने इम्पोर्टेंट औद्योगिक सेंटर हैं या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाया है बगैर किसी प्रकार का सॉलिड रीजन के, तो इससे अब इस प्रकार की परसेप्शन बन रहा है दुनिया के अंदर कि एक्चुअली में जो है ईरान इस युद्ध के अंदर जीत चुका है और वो एक विजेता के तौर के ऊपर जो है अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रख रहा है बातचीत करने के लिए। लेकिन अब अब इसके साथ साथ जो है और किसी प्रकार की जो है आक्रामक स्टेटमेंट आ रही हैं कि हमारे जहाज तैयार हैं, हम अपने B-2 बॉम्बर को उड़ाते हुए वो जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं अमेरिका वाले। अरे भाई, अगर आपने कोई एक्शन लेना होता तो आपने सीज फायर खत्म होने के इमीडिएटली बाद जो है एक्शन ले लेते, जिस प्रकार से आपकी तरफ से मैसेजिंग और पोस्चरिंग हो रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो हिचकिचा रहा है और वो किसी तरह चाहता है कि ईरान के साथ बातचीत हो और कोई बाया मीडिया, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि इस प्रकार से युद्ध को बंद हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अमेरिका की एक बात की तारीफ करूंगा कि अमेरिका ने पूरे युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो एक्शन लिया है वो नाकेबंदी कर दी है। अभी तक मिलिटरीली जो है उसने काफी हमले किए थे, एयर अटैक किए थे, तकरीबन 16,000 फाइटर सॉर्टीज को चला के तकरीबन 13,000 टारगेट्स को बर्बाद किया था। लेकिन ईरान को किसी प्रकार का वो झुका नहीं पाए। लेकिन ये जो अब आर्थिक ब्लॉकेड किया गया है उससे जो है ईरान के ऊपर आर्थिक तौर के ऊपर बहुत ज्यादा चोट लगेगी, जैसा कि मीडिया के अंदर आ रहा है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा दबाव है ईरान के ऊपर, एक दबाव कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर पहुंच चुका है इसको लेकर। विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, किस तरीके से इसको आप स्थिति को समझ रहे हैं? क्योंकि सीज फायर को आगे बढ़ा देना, तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप का करना, नाकेबंदी कर देना, उसके बाद सीज फायर बढ़ा देना, बंदूकें जो है उनको गिरा देना, लेकिन कहना कि सेना जो है हमारी अलर्ट मोड पर है। किस बात का संकेत दे रही है आने वाले समय को लेकर? धन्यवाद शिवांगी जी। 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने मीडिएट करके यूएस ईरान सीज़फायर ऐलान करवाया। अब यूएस भी आगे इस विवाद को कहीं न कहीं एक चाहता है, समापन चाहता है। ये इस सीज़फायर को एक्सटेंड कर दिया है। यानी एक चीज साफ है कि जंग अभी रुकी है, खत्म नहीं हुई। अब सवाल उठता है सीज़फायर बढ़ाने के पीछे यूएस की क्या वजहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अमेरिका को लगता है कि ईरान को हम आर्थिक चोट पहुंचाएं। तो आर्थिक चोट ईरान को निश्चित रूप से लगभग रोज $500 बिलियन का नुकसान, घाटा हो रहा है। यूएस को भी हालांकि नुकसान है अभी, लेकिन उसकी मूल लक्ष्य उसका है कि ईरान को चोट पहुंचे। नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन है। अगर महंगी गैस रहती है तो रिपब्लिकन्स की हार होने की संभावना है। तो बड़ा चैलेंज है। दूसरा, ये मिलिट्री डेडलॉक की जो परिस्थितियां हैं वो बेहद गंभीर हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो नहीं पाए हैं जो अमेरिका चाहता था। आधा टन एनरिच्ड यूरेनियम अब भी है। बमबारी से रिजीम खत्म नहीं हुई, हार्डलाइनर और मजबूत हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जो गल्फ में जो प्रेशर बना है उसको ईज आउट कैसे करें। जहां सऊदी यूएई ने कहा है कि जंग लंबी चली तो उनको महसूस हो रहा है कि भाई जंग जल्दी चल गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आईएमएफ ने अपनी वार्निंग दी है, कहा तेल $200 चला गया तो वर्ल्ड रिसेशन में चला जाएगा। तो यूएस को भी समझ आ रहा है कि यूएस के एक्शन से वो ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन के गर्त में नहीं ले जाना चाहेगा। अब इस परिस्थितियों में 3 स्थितियां बनती हैं, 3 संभावित ऑप्शंस बनते हैं। अब कैसे हम डोनाल्ड ट्रंप उसको कैसे करते हैं, यानी कोल्ड पीस 60% चांसेस हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे ही आगे पीछे धक्का दे करके कुछ ऐसे ही आगे पीछे करके इसको 2-4-6 महीने रगड़ा जाए। बमबारी बंद रहे, ब्लॉकेड चालू रहे, ईरान एनरिचमेंट पर मॉरेटोरियम मांगेगा, अमेरिका कहेगा नहीं साहब आपको हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं,
बम नहीं बनाएंगे और मिसाइल ड्रोन का मतलब ये वही शांति, ये यूं कहने की गर्म शांति रहे। तो ये परिस्थितियां अभी ऐसे ही रहनी है, जो स्थितियां बन रही हैं वो ऐसी ही लग रही हैं। क्यों? यूएस तेल निर्यात पर ढील तो देगा लेकिन सैंक्शन पूरी तरह नहीं हटाएगा, क्योंकि यूएस को भी चाहिए कि युद्ध ना हो। बिल्कुल यूएस हर हाल में चाहता है कि युद्ध ना हो। यूएस कतई नहीं चाहता है कि अब युद्ध वापस फिर से रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक मौका मिल गया है उसको। बहुत देर से समय से वो चाह रहा था कि कोई मौका मिले कि वो एग्जिट करने की स्थिति, सम्मानजनक एक इज्जत बचा करके वो इस युद्ध को इलोंगेट ना करे। अब ईरान के लिए क्या है, जो अब अभी का अचीवमेंट है वो है कि भाई उनकी रेजीम तो बच गई, पहले टॉप मोस्ट जो लीडरशिप थी वो एलिमिनेट हो गई, तो वो जीत को क्लेम करेगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी रेजीम है वो चेंज नहीं कर पाया अमेरिका क्लेम कर रहा था। अब इधर थोड़ा समय मिला है, थोड़ा और समय आगे मिलेगा तो इकोनॉमी को थोड़ी सांस मिल जाएगी, थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी। लेकिन जो परिस्थितियां, गरीबी, गुर्बत जो है वो बरकरार रहेगी। अमेरिका की स्थिति भी दूसरी तरफ देखिए तो बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका ये जरूर क्लेम करेगा रोज, हम भाई जैसा ट्रंप बोलते ही हैं, ट्रंप बड़ बोले हैं ही, वो बोलते ही हैं साहब ईरान झुक गया, ईरान को खत्म कर दिया, ईरान सरेंडर कर दिया, सब कुछ कहेंगे। लेकिन अगर गैस सस्ती हो गई तो मिड टर्म बच जाएगी। जो बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ट्रंप के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है। अब ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि दोनों में कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं। विश्वनाथ जी, तो एक और बात मैं यहाँ पे समझूंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए स्थिति जो है वो रुक गई है, यानी कि युद्ध रुका हुआ है, क्या लग रहा है? क्योंकि यूएस भी एक तरफ नहीं चाहता, ये हम शुरुआत से कह रहे हैं कि यूएस नहीं चाहता है कि युद्ध आगे बढ़े या युद्ध हो, इसलिए पूरी तरह से ट्रंप ने माइंड गेम खेला है, पूरी तरह से दिमाग लगाया है कि उन्हें किस परिस्थिति में क्या बयान देना है, किस तरीके से कौन सी चाल उन्हें चलनी है, वो पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अब जिस तरीके से अगर अभी उन्होंने सीज फायर का समय बढ़ा दिया है, युद्ध कहीं ना कहीं रुका हुआ है, तो क्या लग रहा है ये जो स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीचों में कि अभी युद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि यूएस भी नहीं चाह रहा है, कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से भी वही संभावना है, तो ये रुका रहेगा? हो सकता है कि ऐसे बीचों बीच स्थिति और सामान्य रहे या सुलह हो जाए, समझौता हो जाए? देखिए, जो परिस्थितियां हैं इस सीज फायर का सवाल बड़ा यही है कि सीज फायर टूटे ना, कैसे नहीं टूटेगा, या कैसे क्या स्थिति हो सकती है कि भाई ईरान जो है चुपचाप एनरिचमेंट फिर शुरू कर दे। अब आईएईए को अनुमति न दे कि भाई आओ देख लो। अब हिजबुल्ला, हूती, ये इजराइल और यूएस एयरबेस पर बड़ा हमला कोई कर दे, फिर वहां पर बवाल मचा दे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यूएस ब्लॉकेड को टाइट करेगा, ईरान टैंकर किसी डुबो देगा, तो वो ब्लास्ट करेगा, वो चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी, फिर परिस्थितियां हो सकती है, सीज फायर के टूटने के चांसेस बनेंगे, गंभीर हो जाएंगी परिस्थितियां। अब अमेरिका, ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो खर्ग आइलैंड, वही एक सॉफ्ट टारगेट अब उसके पास बचा है कि जिस पर वो फोर्स भेज करके उस पर अपना, जिसे कहते हैं ना कि अपनी सामर्थ्य बढ़ा के दिखाने की कोशिश करे। लेकिन अमेरिका के पास फिर वही समस्या, वो किसी दलदल में पैर रखने जैसा है, उसको अपनी सेना उतारना, इराक जैसा केस याद करिए, ठीक है। तो अगर तेल 150 से $200 कहीं पहुंचा तो वर्ल्ड रिसेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। तो अमेरिका कतई ये नहीं चाहेगा कि उस पर यह आरोप लगे, क्योंकि उसी का आरोप ही नहीं लगेगा बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी डूबती हुई नजर आएगी। तो ये सिचुएशन ये बहुत ही गंभीर है। अब असली डील कैसे हो पाती, कितनी हो पाती, इसके चांसेस बहुत ही, आप इसे दूर के हैं, बहुत इनसिग्निफिकेंट है कह सकते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहीं भी जा रही थी कि वॉशिंगटन में जो है वो बातचीत होने जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब सीज फायर की डेट को आगे बढ़ा दिया गया, कब इस बातचीत को जो है वो किया जाएगा बीच में एक टेबल पर बैठकर, अब ये भी देखना और समझना होगा। सर, जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही थी कि सीज फायर की जो समय है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वॉशिंगटन में जो बातचीत होने वाली थी, ये कहा जा रहा था कि दोनों देश एक बार फिर से इस्लामाबाद के बाद वॉशिंगटन में आमने सामने बैठेंगे और बातचीत होगी। हालांकि अब क्या लग रहा है, क्योंकि यूएस भी नहीं चाह रहा है कि जो युद्ध है वो कंटिन्यू रहे, कहीं ना कहीं ईरान की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से डगमगाई हुई है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिस तरीके से बंद है, तेल की रुकावट है,
तो क्या अभी स्थिति, क्या ईरान यहाँ पर झुकेगा अगर समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के पास भी समय अब पहुंच चुका है, या फिर दोनों देशों की बातचीत होगी, कोई समाधान निकलेगा? सर क्या लग रहा है? देखिए, आज की स्थिति के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सिचुएशन बहुत जटिल है। दोनों तरफ से कोई भी देश जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं। दोनों ने अपनी अपनी शर्तों को शक्ति के साथ उजागर कर दिया। लेकिन एक दूसरा जो घटनाक्रम बन रहा है वो देखिए, आज इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी 30 देश जो हैं, जिसमें इन देशों के सेना से जुड़े हुए लोग भी हैं, आज वो एक मीटिंग कर रहे हैं और एक उसमें सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम एक प्रकार की फोर्स बनाएं ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुचारू रूप से चलता रहे। कोई भी देश इस पोजीशन में ना हो कि जो स्टेट्स के ऊपर जितने भी सी रूट्स हैं उनको जो है किसी प्रकार की बाधा डाले। देखिए, अभी देखते हैं आउटकम क्या होती, क्योंकि ये सेकंड मीटिंग हुई है। पिछली मीटिंग फ्रांस के अंदर हुई थी शायद पिछले शुक्रवार को, जिसमें कि 40 देशों ने जो है हिस्सा लिया था। अब जो है 30 देश आए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस मीटिंग में जो है इन्होंने इजराइल और अमेरिका को दूर रखा है। तो ये एक प्रकार का संकेत है कि जो यूरोप है या बाकी कंट्रीज जो हैं, अब उनका जो है अमेरिका के ऊपर से विश्वास एक प्रकार से उठ गया है। अब बात आ जाते हैं जो आपने सवाल पूछा। देखिए मैडम, ऐसा है कि आज की या आने वाले दिनों के अंदर जो है किसी भी प्रकार का जो है आप कयास नहीं लगा सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनका पता नहीं चलता कि वो किस समय क्या बोले और क्या एक्शन ले। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए जो है वो सख्ती के साथ खड़ा है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार की इंडिकेशन ईरान की तरफ से आ रही हैं कि इस समय ईरान के अंदर जो है जो IRCG है वो लोग जो है पूरा कमांड एंड कंट्रोल रखा हुआ है, और जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे संसद के स्पीकर हैं, या उनके विदेश मंत्री हैं, उनकी कोई ज्यादा से नहीं है, या उनका कुछ ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। तो अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि IRCG जो है वो किस प्रकार के डिसीजन लेती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि सिचुएशन जो है आने वाले 10 या 15 दिनों के अंदर और ज्यादा क्लियर होगा, और ईरान की तरफ से किस प्रकार के इंडिकेशन आते हैं, कंट्रोल में आ सकती है। सर सिचुएशन क्या लग रहा है? अगर आप कह रहे हैं 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्लियर समझ रहे हैं, कंट्रोल में सिचुएशन आ सकती है? नहीं, मैं बात को पूरी करता हूं। देखिए, 10-15 दिन मैंने इसलिए कहा कि जिस प्रकार से इन्होंने नाकेबंदी की है और ईरान को टोटली जो है कट ऑफ कर दिया गया, उनका ना कोई तेल जाएगा उनके बंदरगाहों से, और ना कोई बाहर का जहाज जो है वो अंदर आएगा। तो इस प्रकार से जो उनका आयात या निर्यात होता है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, और उसके मुताबिक जो है उनके ऊपर काफी भारी संकट आ जाएगा, आर्थिक संकट आ जाएगा। जैसा पहले खबरों में आ रहा है कि अभी ईरान के पास जो है अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने का भी पैसा नहीं है। ये बात अलग है कि ईरान जो है वो प्रदर्शन कर रहा अपने मिसाइल्स और बाकी हथियारों को, और उनकी पब्लिक जो है वो झंडे लेके जो है बड़ा हो हल्ला मचा रही है, जैसे आप दिखा रहे हैं। तो जनाब, ऐसा है कि मिसाइल को दिखाने से या मिसाइलों से जो है जनता का पेट नहीं भरता। ये देशभक्ति या मातृभूमि के लिए जो प्यार है ये तभी तक जागा रहता है जब तक कि आपके पेट के अंदर भोजन गया हुआ है। जैसे कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता। तो ये कुछ दिनों तक के लिए है। जिस दिन पूरी तरह से आर्थिक नाकेबंदी कामयाब हुई, मुझे लगता है कि ईरान जो है कोई बीच का रास्ता निकालेगा और बातचीत करने के लिए तैयार होगा। ये यथास्थिति जो है हमेशा के लिए नहीं रह सकती। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी पेशेंस ना रहे, वो भी शायद हो सकता है कि और एक हफ्ते के बाद जो है अपना मन बना ले कि अब ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा,
तो लेट अस स्टार्ट दी वॉर, जिसके की चांसेस कम है। जैसे हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने बताया है कि अमेरिका के अंदर भी महंगाई काफी हो रही है। 2 या 3 महीने के बाद जो है उनके मिड टर्म इलेक्शन है। अगर रिपब्लिकन पार्टी की हार होती है और डेमोक्रेट्स की जीत होती है तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर भी इम्पीचमेंट महाअभियोग लगा के उनको हटा दिया जाए। तो अभी ये आने वाले दिनों के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से है। लेकिन इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए, जो कि कल जो है इजराइल की तरफ से आई थी, जो उन्होंने कहा था कि हमारे पूरा का पूरा टास्क जो है वो ईरान में अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि इजराइल अभी भी तैयार है, जहां आने वाले दिनों में वो जरूर ईरान के ऊपर हमला करेगा अगर किसी प्रकार की जो है ईरान और अमेरिका की बातचीत नहीं होती है। और इसके अंदर से मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हो सकता है कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड को एक मैसेज या नैरेटिव देना चाहता है कि देखिए मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, मैंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, मैंने सीजफायर बढ़ाया और फिर भी ईरान नहीं माना। और इसके साथ साथ जो है वो चुपचाप इजराइल को कह सकता है कि भाई तुम हमले शुरू कर दो। जब कुछ इस प्रकार की बिल्कुल आपने बिल्कुल एक सही लाइन जो है, एक दिशा जो है वो दे दी है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप यही सोच रहे होंगे, जिस तरीके से उन्होंने सीज फायर की डेट को आगे बढ़ाया और ये संकेत देने की कोशिश उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं की है। फिलहाल सर समय का अभाव है, आप दोनों ने मुझे समय दिया, आप दोनों मेरे साथ जुड़ी, इस विषय पर तमाम चर्चा हमने की, उसके लिए आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पैनलिस्ट का। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से स्थिति अभी बन रही है। हालांकि सीजफायर के समय को आगे बढ़ा दिया गया है, अब आगे क्या स्थिति बनती है, क्या दोनों देश आमने सामने बैठकर फिर से एक मेज पर बैठकर चर्चा करते हैं, कोई समाधान निकलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव ईरान के ऊपर भी बना हुआ है, संकट उसकी अर्थव्यवस्था पर भी है। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या समझौता होगा, क्या स्थिति पलट सकती है, बदल सकती है, या युद्ध की शुरुआत फिर से होगी? फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही।